हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि श्वेता अजीब कसम में थी। भगवान ने भी इंसान को क्या खूब बनाया है, दिल और दिमाग दोनों दे दिए। दिल जो कहता है दिमाग नहीं मानता, और दिमाग की दिल नहीं मानता। और दिल में जब भावनाएं उमड़ने लगती हैं तो इंसान फिर कहीं का नहीं रहता। और शायद मैं उसी अवस्था में आ गई थी। दिल और दिमाग अलग अलग सोच रहे थे। दिमाग तार्किक बात कर रहा था और दिल में सुनहरे सपनों की दस्तक हो रही थी। और मैं दिल की सुन रही थी और दिल की बातों में आने लगी थी। आकाश से मिलने के बहाने ढूंढने लगी थी। कई बार खुद से पूछती थी कि क्या हो गया है मुझे, क्या कर रही हूँ मैं, पर दिल था कि मानता ही नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। आकाश के लाइब्रेरी के टाइमिंग्स को मैंने अपने टाइमिंग्स से मिला लिया। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, मुलाकातें बढ़ने लगी। बातों बातों में पता लगा कि उसके पिता फौज में हैं। इकलौती संतान होने के बावजूद पिता से उसकी नहीं बनती थी, क्योंकि पिता उसे फौज में भेजना चाहते थे, पर उसका मन लगता था रंगों में, डिजाइनिंग में। जब उसने फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में अपने पिता को बताया था, उन्होंने भी बिल्कुल वही बात कही जो मेरे पिता ने कही थी, टेलर बनोगे। जब मैंने उसे ये बात बताई तो बहुत जोर जोर से हंसा और कहने लगा, शायद सारे मिडिल क्लास पिताओं के दिमाग में एक ही सॉफ्टवेयर डला हुआ है। उसके इस गजब सेंस ऑफ ह्यूमर पर बहुत हंसी आई थी मुझे। इसके अलावा बहुत सी बातें हमारी मिलती जुलती थी। वो हमेशा कहा करता था कि अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल डालो। वो मुझे पढ़ाई में भी मदद करने लगा। प्रेजेंटेशन बनाने से लेकर कैसे देनी है, सब उसने मुझे सिखाया। उसकी बातें न जाने क्यों भली लगने लगी। वो मुझे जिंदगी के फलसफे समझाता था, मोटिवेट करता था। कहीं न कहीं उसने मुझे आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर दिया था। एक कॉन्फिडेंट सोच विकसित हो गई थी मेरी। मैं अपने आप पर विश्वास करने लगी थी। एक मिडिल क्लास लड़की जिसके जोर से हंसने पर पाबंदी थी, नज़र नीचे करके चलने की हिदायत दी थी, वो आज ठहाके लगाना और लोगों से आंख मिलाना सीख गई थी। आकाश की वजह से ही नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने जब सर की क्लास में प्रेजेंटेशन दी तो तालियों से गूंज उठा था। सर ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। मेरे में एक पॉजिटिव बदलाव होने के साथ साथ प्यार की जड़ें भी मजबूत होने लगी थी। मैं सपने देखने लगी थी, पर कभी कभी अनजाना सा डर मन में आता था, कहीं सपना टूट ना जाए। पर उम्मीद एक ऐसी भावना भगवान ने दी है जो हमारे टूटे फूटे आधे अधूरे सपनों को भी हमारे मानस पटल पर फिल्मों के रूप पहले पर्दे जैसे फिल्मांकित कर देती है, और हम उसी उम्मीद के सहारे रहने लगते हैं। मैं भी उसी उम्मीद के सहारे रहने लगी। आकाश के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आखिरी सेमेस्टर शुरू हो चुका था। एक दिन आकाश ने बोला, हम दोनों को अब अपने अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। अचानक आए इस स्टेटमेंट से मैं चौंक गई और वो समझाते हुए बोला, हाँ, आखिरी सेमेस्टर आ गया है। हम जल्द एग्ज़ाम में और फिर प्लेसमेंट में बिजी हो जाएंगे। हमें अपनी कैरियर प्लानिंग के साथ अपनी भी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आखिर घर वालों को भी समय लगेगा निर्णय करने में। उसकी बात सही थी, पर घर पर बात करने के विचार से ही मुझे पसीने छूटने लगे थे। कैसे कहूँगी पिताजी का क्या रिएक्शन होगा, सोच के ही मेरा दिल डूबने लगा था। डरते डरते मैंने माँ से ये बात कही। सुन के उनके चेहरे के भाव शून्य हो गए और मेरी ओर देखते हुए बोली, अपने पिता के बारे में सोचा है? तुम तो जानती हो उनको, फिर समाज क्या कहेगा? पहले ही मैंने तुम्हें समाज से बड़ी लड़ाई लड़कर यहाँ एडमिशन दिलाया, फिर ये बात सुनेंगे तो उन्हें और अच्छा मौका मिल जाएगा कहने का कि हम तो पहले ही कहते थे लड़की हाथ से निकल जाएगी। बता बेटा, क्या ये सही होगा? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीवन ने मुझे एक दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। एक तरफ आकाश था, दूसरी तरफ माँ बाबूजी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं गुमसुम रहने लगी। श्वेता ने समझाया, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सेमेस्टर के एग्जाम आने को थे, प्रेप लीव शुरू होने को थी। आकाश एक दिन बोला, वो पिताजी छुट्टियों में आए हुए हैं। मैंने उनको और माँ को तुम्हारे बारे में बताया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, फिर वो तुम्हारे माता पिता से मिलेंगे। बताओ कब चल रही हो? एकाक आए इस सवाल से मैं सन्न रह गई। जिंदगी कभी कभी आप पर एक के बाद एक रैपिड फायर की भांति घटनाओं को प्रस्तुत करती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं जड़वत हो गई, दिमाग शून्य हो गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये एक बड़ा फैसला था, शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं थी।
मेरे को देखकर अगर आकाश के माता पिता ने हाँ कह दिया तो मैं कैसे माँ बाबूजी से उनको मिलवाऊंगी? क्या कहूँगी कि ये लोग कौन हैं, क्यों आए हैं? शादी का इतना बड़ा फैसला अकेले लेने की हिम्मत नहीं थी मेरे में। कॉलेज से घर पहुंचने पर मैंने मौका देखकर माँ को डरते डरते बोला, माँ वो आकाश के बारे में बताया था ना आपको, उसके माता पिता मिलना चाहते हैं, एक बार मिल लेते हैं ना। मैंने कोशिश करी। माँ थोड़ा भड़कते हुए बोली, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था ना, और बता देती हूँ कि अपने यहाँ नहीं होता ये सब, जिससे कहते हैं लड़की चुपचाप उसी के साथ फेरे ले लेती है। और तुम्हें एक बात और बता दूँ, तुम्हारे पिताजी ने एक लड़का देख रखा है तुम्हारे लिए। वो दोस्त है ना उनके, मिश्रा जी, जिन्होंने तुम्हारे एडमिशन के लिए पैसों की व्यवस्था की थी, उनके लड़के से अच्छा व्यवसाय है उनका, फिर उनका एहसान भी तो है हमारे ऊपर। खुश होते हुए बोली, और रिश्ता उनकी तरफ से ही आया था। माँ तुमने मेरे से पूछा तक नहीं। मैंने गुस्से से पूछा, अरे इसमें क्या पूछना? माँ ने कहा, लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, पैसा है, इज्जत है, और क्या चाहिए? अरे तो कम से कम बता तो देती। मेरा सर चकराने लगा था। अरे हमने सोचा तेरी पढ़ाई में खलल हो जाएगा, इसलिए थोड़े दिन बाद बताते। माँ अपने इस निर्णय पर बहुत खुश थी। अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, ये क्या हो गया? क्या प्यार करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है? आकाश को क्या कहूँगी? कभी कभी मन कहता सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, पर फिर पिताजी और माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उनकी इज्जत और विश्वास की चिता पर मैं अपने सपनों का महल नहीं खड़ा कर सकती थी। पूरी रात सोचती रही पर समझ नहीं पाई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। मैं गुमसुम सी रहने लगी थी। कॉलेज में डर के मारे आकाश से नजरें चुराते घूमती रहती। अजीब बेचैनी थी। आकाश के लाख पूछने पर भी मैं उसको असलियत नहीं बता पाई, पर कब तक बचती। आखिर उसने 2 दिन बाद पूछ ही लिया, कब चल रही हो, तुमने बताया नहीं। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने अभी बात नहीं की घर पर, मैं कल बताऊंगी कहकर मैं जल्दी से घर को निकल गई। घर आके बहुत रोई। ये मैंने अपने आप को किस मुसीबत में डाल लिया। एक तरफ माँ बाबूजी हैं, एक तरफ आकाश, मेरी नई जिंदगी, ये मैंने क्या कर लिया? रात भर रोती रही। अगले दिन तबीयत ठीक नहीं होने के बहाने से कॉलेज नहीं गई। 3 दिन बाद 1 सप्ताह की प्रिपरेशन लीव शुरू होने वाली थी, फिर एग्ज़ाम थे। प्रिपरेशन लीव में कॉलेज जाना नहीं होगा और एग्ज़ाम में इतनी बात नहीं होगी। दिल पर पत्थर रखकर आकाश से बचने का ये मैंने प्लान बनाया। समस्या को टालने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे पता था आकाश बहुत नाराज होगा, ये तो धोखा देने जैसे हो गया, पर शायद इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं थी मुझमें। मैं दिल और दिमाग के बीच द्वंद्व में फंस चुकी थी। प्रेप लीव में श्वेता के हाथ आकाश ने संदेश भी भिजवाया माता पिता से मिलने का, पर मैंने श्वेता को तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाने को कह दिया। कब तक ऐसे छुपती रहोगी? श्वेता ने पूछा। एग्ज़ाम तक तो देखते हैं, माँ से फिर बात करके कोशिश करेंगे। मैं अभी भी आशावंती थी। एग्ज़ाम शुरू हुए। एग्ज़ाम के डर से ज़्यादा आकाश से सामना होने का ज़्यादा डर था, पर बड़ी अजीब सी बात हुई कि आकाश एग्ज़ाम में नहीं आया। सबको बड़ी जिज्ञासा थी। मेरा मन अनजाने डर से कांप रहा था। पता चला आकाश के पिता की ड्यूटी पर वापस लौटते हुए एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और वो माँ को लेकर गांव चला गया है। एग्ज़ाम इस साल ड्रॉप कर दिए हैं। प्रिंसिपल सर की स्पेशल परमिशन से उसका बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा। सब लोग दुख में डूब गए और मुझे पता नहीं क्यों एक अपराध बोध, कुछ ग्लानि सी हो रही थी मन में। श्वेता से मन की पीड़ा कही तो उसने कहा, तुम्हारी कोई गलती थोड़े है इसमें, नीति को यही मंजूर था। एग्ज़ाम की वजह से हम लोगों में से कोई आकाश के गांव नहीं जा पाया। हम लोग उसके आने का इंतजार करने लगे, पर एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। प्लेसमेंट होने पर वो नहीं आया। मोबाइल उसका आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। संपर्क का कोई और साधन था नहीं। उसके गांव के पते पर हम सब लोगों ने एक कॉमन चिट्ठी लिखी, पर जवाब नहीं आया। प्लेसमेंट का कुशल टाइम था। हमारे पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था, पर वो इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ। हम सब लोग अपने प्लेसमेंट लेकर अपनी अपनी जॉब्स पर निकल पड़े। मेरा सिलेक्शन हमारे शहर से 140 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ। माँ बाबूजी बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी थी, पर इस खुशी में कहीं कोई कमी थी। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। मेरी जमी तो मुझे मिल गई थी, पर मेरा आसमां यानी आकाश नहीं मिला था।
इसको किस्मत मान के मैं अपने नए सफ़र पर भारी मन से निकल पड़ी। दिन यूं ही निकलने लगे। श्वेता, अली, विकास, रानी सबसे बात होती थी, पर आकाश की किसी को कोई खबर नहीं थी। हर फोन की घंटी पर दिल किसी खुशखबरी की उम्मीद करता था, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। दिन निकलने लगे। बाबूजी का रिटायरमेंट हो गया था। राजू का एडमिशन दिल्ली ITI में हो गया था। मैं माँ बाबूजी को दोनों को अपने साथ ही ले आई। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। दुख फिर से रूप बदल कर आया था, पर जीवन में सबसे निश्चित है वो है इसकी अनिश्चितता और सुख और दुख का चक्कर। बाबूजी शायद माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी 6 महीने बाद माँ की राह पकड़ ली। मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए। पर वक्त जख्मों का सबसे बड़ा इलाज है। वक्त निकलता रहा, जख्म भरते रहे, जिंदगी चलती रही। राजू अपनी पढ़ाई में बिजी था, मैं अपनी जॉब में। मैं अपनी ज़मीन पकड़े चल रही थी, इस उम्मीद में कि कभी तो आसमान मिलेगा, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। समय का चक्कर तेजी से घूमने लगा। कब 2 साल निकल गए पता ही नहीं चला। राजू को USA में जॉब मिल गई और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। रिश्तेदार कोई थे नहीं और जो थे वो न के बराबर थे। उस दिन ऑफिस खत्म करके घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। बात ही कुछ ऐसी थी, कॉलेज की सिल्वर जुबली फंक्शन और एलुमनाई मीट में जो जाना था। 2 साल बाद सब इकट्ठा होंगे और जिसका इंतजार था उससे भी शायद मुलाकात होगी। शायद इसलिए क्योंकि खुद की किस्मत पर संशय सा हो गया था, इसलिए विश्वास नहीं था। 6 बजे की बस थी। घर पहुंचकर जल्दी जल्दी सामान पैक किया और बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ी। बस ने जैसे ही शहर छोड़ हाईवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की, मेरी यादों की गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ ली। क्या दिन थे वो, बेफिक्री मस्ती लाइफ पहले जीते थे अब तो ढोते हैं। यादों के झरोके से झांकते हुए बस की खिड़की से बाहर देखने लगी। पास की चीज़ें तेजी से पीछे छूटी जा रही थी और दूर की चीज़ें साथ साथ चल रही थी। पहली बार ये महसूस हुआ कि जिंदगी की रफ्तार में भी तो यही होता है। माँ बाबूजी का साथ छूट गया, राजू विदेश चला गया, आकाश का कोई अता पता नहीं, सब दोस्त दूर हो गए। साथ चल रहा है तो बस एक सपना, एक महत्वाकांक्षा, एक उम्मीद, और शायद वो पास आएंगे तो वो भी छूट जाएंगे। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मोबाइल की घंटी से आंख खुली, श्वेता का कॉल था। अरे कहाँ हो, कब आ रही हो? मैंने बस के बाहर झांक के देखा तो पता चला अभी भी 60 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। मैंने कहा ओके। श्वेता बोली, गेस्ट हाउस में आ जाना, वहीं अपना अरेंजमेंट है। रानी, अली, विकास सब आ गए हैं। ओ अच्छा, और कहकर मैं रुक गई। मुझे मालूम है तुम क्या जानना चाह रही हो। आकाश का कुछ पता नहीं है अभी तक, तुम आ जाओ फिर देखते हैं। श्वेता ने मेरी जिज्ञासा को भांपते हुए कहा। ठीक है बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। श्वेता से बात कर उत्सुकता और जिज्ञासा चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अब वो 60 किलोमीटर बहुत लंबे लगने लगे थे उस दिन। गेस्ट हाउस पहुंचकर सबको 2 साल बाद देखकर फिर कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा हो गई। सब बहुत खुश थे एक दूसरे को देखकर, कुछ नहीं बदला था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 3 देखें।